आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 काव्य खंड का सेनापति जिनके द्वारा कविताएं लिखी हैं उसे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सेनापति, इनका जन्म संवत 1616 ईस्वी में हुआ। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्थ थे अर्थात निपुण थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवितों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है। अब इनकी जो कविता है उसका नाम है ऋतु वर्णन। इसमें इन्होंने सेनापति के 4 कवित संकलित हैं। प्रथम कवित में वसंत ऋतु का वर्णन ऋतुराज के रूप में किया है। द्वितीय में श्लेष के द्वारा गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का वर्णन है। तीसरे कवित में वर्षा तथा चौथे में शीत ऋतु का चमत्कारी वर्णन किया गया है। ये सभी ऋतु वर्णन नायिका के विरह वर्णन प्रसंग में आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किए गए हैं तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा कवि ने अपनी श्रृंगारी कवि प्रवृत्ति का परिचय दिया है। अब पाठ शुरू करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियुत है। बरन बरन अर्थात विभिन्न रंगों के, उपवन बगीचे या उद्यान, चतुरंग अर्थात चारों अंगों, पैदल रथ हाथी एवं घोड़े, इन 4 अंगों वाली सेना, दल सेना। तो अब ये कवि कहते हैं प्रस्तुत अवतरण में कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें वसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाकर उसके ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा नाम को सार्थक बतलाया है। तो कवि इसमें कहते हैं प्रथम पंक्ति में कवि सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है। वसंत ऋतु के आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। बंदी अर्थात चारण भाट आदि स्तुति पाठक, बिरद यश, मधुप भौरा। तो अब कवि कहते हैं कि वसंत में तोते व कोयलों के मधुर स्वर बंदी जनों की भांति सुंदर विरदावली के गान हैं, अर्थात वे वसंत ऋतु रूपी राजा का स्तुति गान कर रहे हैं तथा भौरे गुण ग्रहण करते हुए यशोगान गाते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही यतु है। पुअपन अर्थात पुष्पों की,
सुबास, सुगंध। सने अर्थात लिप्त या व्याप्त। अब कवि इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि वसंत के आगमन से फूलों की सुगंध आ रही है और सोने में सुगंध होने से दुगुना आनंद आ रहा है, प्रदान कर रही हैं, अर्थात सोने की सुगंध की कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। अब आगे इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उससे सभी और अनेक तरह के फूलों की सुगंध व्याप्त रहती है। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज वसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ऋतुराज वसंत के आगमन का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि वसंत को क्यों ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह जब भी आते हैं तो चारों तरफ अपनी, जैसे कोई राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ पधारता है, वैसे ही ये भी चतुरंगिणी सेना अर्थात चारों तरफ खुशनुमा माहौल, पुष्प खिले हुए, उपवन फल फूल बाग से लदे हुए आदि तरह से जब हो जाते हैं तभी वसंत ऋतु का आगमन होता है। और जैसे वीरों की वीरतावली गाते हैं, यशगान करते हैं, उसी तरह मधुप अर्थात भंवरे इनका गुंजन गान कर रहे हैं कि ऋतुराज वसंत आ रहे हैं और चारों तरफ पुष्पों की सुगंध ऐसे फैल रही है जैसे सोने में सुगंध आ रही हो। और शोभा के सुखमय और सुंदर साज सज्जा से वसंत ऋतुराज फली फूलित हैं और आ रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं। देखे छिति अंबर जले है, चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि इन्होंने इसमें श्लेष के द्वारा गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में धरती और आकाश में चारों ओर छोर अतीव जलन फैल रहा है। छोर अर्थात प्रचंड ताप। इसकी तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। इसकी तीव्र गर्मी ने पेड़ पौधों की हरियाली को सुखाकर हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। अब आगे कवि कह रहे हैं इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र भयानक ताप अर्थात लू फैल रही है, जो उसकी लपट दावाग्नि की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही है तथा तेज लू ने सभी प्राणियों के शरीर तपाए हुए हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाए चही बोई चित धर्यो है। मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है तो उसमें पेड़ पौधों की हरियाली भी सूख गई है और उसकी प्रचंड अग्नि से सभी प्राणियों के शरीर तप रहे हैं। तो इन सब के लिए, सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी का जल का सेवन करना चाहते हैं तथा पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने की मन में अभिलाषा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो। सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता में यह चतुराई या चमत्कार है कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों से वर्णित की गई है। अब यही पंक्तियां वर्षा ऋतु के पक्ष में। धरती और आकाश में सब ओर जल ही जल है, देख छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। धरती और आकाश में सब ओर जल ही जल है, तिनी तरबर सब ही को रूप हर्यो है। इस तरह जल प्रलय से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उजाड़ उखाड़ दिया है। इस काल में वर्षा की भारी झड़ी सदा ही लगी रहती है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और वर्षा का यह क्रम भादों के महीने तक चलता रहता है।
जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है। इस काल में बादलों की घटा से चारों ओर जल का सिंचन होता रहता है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। भादों के बाद ही सूर्य के दर्शन होते हैं तथा बरसात में नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो जाता है। सीरी घन छाह चही बोई चित धर्यो है। इस काल में सब लोग घने बादलों की छाया से घिरे रहते हैं तथा अपने अपने शरीर को जलवर्षण से बचाने की अभिलाषा करते हैं। सेनापति कवि देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। सेनापति कवि कहते हैं यह मेरी कविता रचना की चतुराई या चमत्कार ही है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, जो मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह चमत्कारपूर्ण वर्णन कर दिया है। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों ही पक्ष में भावार्थ बताया है। तीसरा पद्य है दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोर ते। कवि सेनापति कह रहे हैं कि इसमें वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है, जैसे कोई विरहणी नायिका अपनी सखी से कहती है। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम वह कहती है हे सखी सावन का महीना आ गया है, अब बिजली चमक रही है। घटा की झमक अति घोर घनघोर ते, कि इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ शोभित हो रहा है तथा काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से बार बार गर्जनाएं कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सिक्कर ते शीतल समीर की झकोरते। अब कह रही है वो आगे की पंक्तियों में कि अब कोयले और मोर इधर उधर सब और मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित जित मतलब कोयल और मधुर मोर सब इधर उधर मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, अर्थात वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। सेनापति कवि के वर्णनानुसार वह नायिका या कोई गोपिका कहती है कि ऐसे समय में मुझे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तर सावन विरह जुर जोर तू, मुझे विरह का जबर जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के कारण विरह संताप बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन रस सावन, लाग्यो है बरसावन सलील चहु ओर ते। अब आगे वह सखी कह रही है अपनी सखी से, हे सखी सावन या वर्षा ऋतु के आने से कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है, अर्थात सावन आने से प्रिय मिलन की कामना उद्दीप्त हो रही है और चारों ओर सावन जोरदार वर्षा करने लग गया है, पानी जोर से बरसाने लगा है। इन पंक्तियों में कवि ने एक विरहिणी युवती का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु को सूचक बनाकर। वह कह रही है कि बहुत जोर से बिजली चमक रही है और घनघोर काली घटाएं चारों तरफ आसमान में छा गई हैं और कोयल मोर पपीहे ये सब अपनी आवाज में कूक रहे हैं और शीतल शीतल मंद हवा भी मेरे शरीर को झकझोर रही है और ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम ने मुझसे मिलन का संकेत दिया है, क्योंकि मैं उनके विरह में बहुत ही व्याकुल हूं और बहुत ही तड़प रही हूं। इसलिए मेरा विरह संताप इस वर्षा ऋतु में और भी बढ़ रहा है। इसलिए इस सावन के आने से मेरा मन प्रिय मिलन की कामना में उद्दीप्त हो गया है, अर्थात लग गया है, क्योंकि सावन जोरदार वर्षा करने लग गया है और चारों ओर से पानी जोर से बरसने लगा है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल।
निबल अनल गयो सुरी सियराई के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। तो वह कहते हैं, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल। कवि सेनापति वर्णन करते हैं कि शिशिर ऋतु में सर्दी की अधिकता का प्रकोप सब ओर फैल जाता है। निबल अनल गयो सुरी सियराई के। और शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना सभी पर चढ़ाई कर लेती है। उसकी सेना या शक्ति के सामने आग भी कमजोर पड़ जाती है, सूर्य भी ठंडा हो जाता है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। शीत ऋतु की बर्फीली हवा इस तरह चलने लगती है कि जैसे पैने तीर बरस रहे हों। रहीम गरम भोन कोनन में जाई के। और यूं लग रहा है जैसे गर्म हवा भवनों के भीतर कोनों में जाकर छिपी रहती है। धूप नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए लोग आग को घेरकर बैठे रहते हैं, अर्थात आग पर गिर पड़ते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। और सर्दी उसे लगातार सुलगाते हुए अपने हृदय से लगाए रखते हैं, अर्थात निरंतर आग के अति निकट बैठकर छाती को गरमाते रहते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर लोग अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं। छतिया की चाह रख्यो पाऊ छिपाई के, अर्थात संपूर्ण आग को में तप के और अपने आप को तपा के और हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं। इसका भाव यह है कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं, छाती और शरीर को तपाते हैं। मानो आग सर्दी से भयभीत रहती है, इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए उसे अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं, ताकि आग की शीत से रक्षा हो सके। अब इन पंक्तियों में या फिर इन पदों में जो भी कठिन शब्दार्थ आए थे उनके अर्थ। जैसे बरन बरन विभिन्न अंगों की, चतुरंग चारों अंगों वाली सेना जिसमें हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सैनिक हो। जैसे पूपन फूल माज मध्य में क्षिति पृथ्वी। झर ताप या झड़ी। भादव जंगल की आग की तरह और भादो का महीना। तरनी सूर्य अथवा नौका। दामिनी बिजली। कलापी मोर। शिकर जल की बूंदे। विरहजुर विरह का बुखार। मदन कामदेव। निबल शक्तिहीन। सूरी सूर्य। शियराई ठंडा। कोनन कोने में। धूम धुआं। पानी हाथ। पाउक आग। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।